Hello friends, good afternoon. My name is Dikens Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic As Academy. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज कर रहे हैं और ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं हम लोग, एक या दो लेक्चर बचा है। तो उसी में ये नेक्स्ट वीडियो था। गुप्ता हम लोग पढ़ चुके थे, गुप्ता का लेक्चर 1, ये गुप्ता का लेक्चर 2 है। इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन और उसके सारे सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर कैसा था गुप्ता का टाइम पे, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग अभी देख चुके हैं कि गुप्ता पीरियड में हम लोग देख चुके थे कि श्रीगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं, उनका बेटा घटोत्कच होता है। तो इतना तक ज़्यादा इसके इन दोनों के बारे में ज़्यादा हम लोग के बारे में हिस्ट्री में हम लोग को मिला नहीं है। हिस्ट्री में कुछ इनके बारे में सोर्स नहीं मिला है, इस कारण से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग को जो सोर्स मिला है, जो मेन रूलर जो हम लोग का है, जहाँ से मेन गुप्ता का जहाँ से ज़्यादा एक्सपेंशन चालू होता है, जो रियल फाउंडर जो है चंद्रगुप्ता वन से हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्ता वन हो गए, उसके बाद समुद्रगुप्त हो गए, उसके बाद चंद्रगुप्त 2 हो गए जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाते हैं जो। उसके बाद हम लोग आते हैं कुमारगुप्त, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। इतना हम लोग पढ़े थे हम लोग। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो अच्छा ये देखिए, एक मतलब जैसे कि आज के टाइम पे फ्रेंड्स होते हैं ना कि ब्लॉगर होते हैं, बहुत तरह के ब्लॉगर होते हैं। कोई फूड ब्लॉगर हैं, कोई अलग अलग प्लेस पे जाके मतलब कि कोई प्लेस पे जाकर के ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग बना के देखते हैं ना, एक बड़ा सा कैमरा लेके घूमते हैं और कैमरा लेकर के इस तरह से एकदम पूरा दिखाते हैं सबके, देखिए ये हो रहा है वो हो रहा है। पता है आपको, आज से समझिए इस जब गुप्ता का टाइम जिस समय चल रहा था उस समय एक ब्लॉगर हुआ करता था। अब बताइए उस समय ब्लॉगर कौन था? चंद्रगुप्ता 2 के समय में एक ब्लॉगर हुआ करता था उनका नाम था फाहियान। तो वो तो ब्लॉगर ही थे, बट उस टाइम पे कैमरा अवेलेबल नहीं था, इसलिए कैमरा तो शूट नहीं करते थे वो। तो उस समय में उनका बुक था और उनके पास पेन था, तो वो लिखते जाते थे। जो जितना भी जहाँ विजिट किए, जिस प्लेस को जो चीज़ देखे उसको अपने मतलब कि अपने नोट्स में लिखते जाते थे। तो उसमें के ब्लॉगर थे चंद्रगुप्ता 2 के समय में फाहियान थे। जो फाहियान कब निकले थे? जो चाइना से निकले थे 399 ईस्वी में और 414 में पहुंच गए थे, फिर से चाइना वापस लौट गए थे। तो ये इनका जो चंद्रगुप्ता 2 के समय में जो आए थे फाहियान, तो एक्चुअली ये आए कहाँ से, इनका बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फाहियान जो थे आए कहाँ से। तो फाहियान चाइना से आए थे। आए कैसे थे वो? तो चाइना से होते हुए तिब्बत पार कर करके ये अफगानिस्तान वाला रीजन से इंडिया का नॉर्थ वेस्ट से इंटर किए थे। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट से इंटर करते हुए ये इंडिया में आए और नॉर्थ इंडिया में पूरा विजिट किए हैं। नॉर्थ इंडिया में जितना भी है ना, जितना भी प्लेस है, पाटलिपुत्रा हो गया, मगध हो गया, जितना भी गंधार वगैरह जो है उधर, फिर जाके नॉर्थ वेस्ट में जितना भी रीजन है ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विजिट किए हैं पूरा प्लेस को। और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति एक जगह है, वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट था, तो वहां से होते हुए फिर वो श्रीलंका गए शिप के थ्रू। श्रीलंका से अंडमान निकोबार गए, वहां से फिर नॉर्थ ईस्ट चले गए, वहां से होते होते फिर चाइना शिप के थ्रू वापस लौट गए। तो आए थे लैंड के थ्रू, ऊपर से नॉर्थ वेस्ट से, गए हैं बे ऑफ बंगाल से, ताम्रलिप्ति पोर्ट के थ्रू होते हुए गए। अच्छा ये बताइए, तो ये तो देख लिए आप लोग की, विजुअलाइज हो गया आप लोगों की कैसे आए थे, क्या करने, क्या आए थे वो। तो वो बेसिकली बुद्धिज्म को पढ़ाने आए थे। वो बेसिकली जो बुद्धा का जो बुद्धा का जो नॉलेज था, जो बुद्धा का जो भी स्पीच था, जो उनका नॉलेज था, जो उनके द्वारा जो यहाँ पे जो इंडिया में दिया गया था, उसको वो समझने आए थे। उनका कोई भी लिटरेचर है तो उसको पढ़ने आए थे। बुद्धिस्ट मॉन्क कोई है तो उनसे मिलने आए थे। बुद्धा का कोई मोनास्ट्री है तो उसको देखने आए थे, उसका रूल रेगुलेशन समझने आए थे। आखिर वो बुद्धिज्म पे पूरा रिसर्च करने आए थे। तो इस उनका मेन एम यही था। तो जो आते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई ब्लॉगर, जब देखते हैं कि जो कोई ब्लॉगर होता है कहीं, अगर मान जाए कि कोई ब्लॉगर अगर सपोज बेंगलुरु का नंदी हिल्स घूमने गया है, सपोज नंदी हिल्स बेंगलुरु में है, तो नंदी हिल्स बेंगलुरु में घूमने गया है कोई, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो हिल्स ही देखेगा, आसपास कोई टेम्पल उसको भी देखेगा, कैसा वहाँ पे कल्चर है, क्या लोग कर रहे हैं ये भी दिखाएगा। कोई बच्चा है भूखा रो रहा है तो उसको भी दिखाएगा, देखिए यहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, हर चीज दिखाता है ना। तो एक ब्लॉगर ये भी थे, तो ये आए थे तो बुद्धिस्ट के बारे में रिसर्च करने। बट चंद्रगुप्ता 2 के समय में आए थे, तो वहां का गुप्ता के समय में क्या सोशल लाइफ था, क्या रिलीजियस लाइफ था, क्या इकोनॉमिक लाइफ था, क्या इकोनॉमिक कंडीशन था, ये सब पे भी वो लिखे हैं कुछ ना कुछ। जैसे बताते हैं आपको सोशल लाइफ के बारे में, तो सोशल लाइफ के बारे में बताए हैं कि गुप्ता के समय में क्या हुआ करता था कि एक कम्युनिटी हुआ करता था जिसका नाम था चंडाल। अब चंडाल कम्युनिटी था जो क्या था ना कि मेन जो विलेज हुआ करता था उससे बाहर रहा करता था, और वो क्या है ना कि वो फ्लेश वगैरह या मीट वगैरह में डील करता था। अगर कोई किसी का जानवर मर गया, कुछ हो गया, तो वो उस तरह की चीज में डील करता था, फ्लेश मीट्स वगैरह। तो उसको लोग ना, उसको समाज से हट करके लोग उसको देखते थे और विलेज में नहीं रहते थे वो लोग। तो जब चंडाल लोग जब सोसाइटी में इंटर करते थे, जब विलेज में इंटर करते थे ना, तो उनको कुछ ना कुछ सिग्नल देना होता था। तो बेसिकली उस टाइम पे ऐसा मेंशन किए हैं फाहियान कि उस समय में क्या करते थे ना, कोई भी चंडाल वगैरह कि कोई पेड़ काट करके रास्ता पे गिरा
गिरा देते थे। तो उसे समझ लोगों को समझ आते थे कि अच्छा चंडाल आने वाला है अब, तो उस रास्ते पे कोई चलते तक नहीं थे। अब चंडाल आने वाला तो उस रास्ते पे चलते नहीं थे। तो ऐसा बताया है, मतलब ऐसा बताया है फाइजान कि उस समय सोशल लाइफ कैसा था। रिलीजियस लाइफ के बारे में तो बेसिकली जैसा बताया है आपको कि वो रिलीजियस लाइफ में ज्यादातर वो क्या है, बुद्धिस्ट को पढ़ने आए थे, बुद्धिज्म को पढ़ने आए थे, समझने आए थे। तो ज्यादातर वो बुद्धिज्म के बारे में ही लिखे हैं और सब कुछ बताए हैं। लेकिन एक चीज बताया है कि जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहां पे बुद्धिस्ट तो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे गंगेटिक वैली जो है, जहां पे मौर्य का जो रूल चलता था, या गंगेटिक वैली या फिर जो और भी जो नेपाल के आसपास वाला रीजन, मतलब कि जो साउथ में गंगा का जो लोअर वैली है, वहां पे धीरे धीरे बुद्धिज्म था ना, वो धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस घटते जा रहा था, ऐसा उनका कहना था। और बता रहे थे कि जो जैसे कि यहाँ पे कपिला वस्तु है, लुम्बिनी है, ये सब का इंपोर्टेंस धीरे धीरे घट रहा था और नॉर्थ वेस्ट में बुद्धिज्म ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। क्यों, रीजन क्या था? क्योंकि गंगेटिक वैली में उस समय तक ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होना चालू कर गया था गुप्ता टाइम पे। तो ऐसा वो बताते हैं। फिर इकोनॉमिक कंडीशन में देखिएगा तो वो एक्चुअली क्या है ना कि वो 10 साल तक इंडिया में रहे हैं फ्रेंड्स। इतना साल में से 10 साल तक इंडिया में रहे हैं, उसमें से 6 साल देखिएगा ना, तो बुद्धिज्म 6 साल देखिएगा तो गुप्ता टाइम में गुप्ता के जहां रूल चल रहा था वहीं पे रहे हैं, गुप्ता के किंगडम में ही रहे हैं 6 साल। उसमें 3 साल तो सिर्फ पाटलिपुत्रा में बिताए हैं, 3 साल तक। तो देखिए सारा स्टोरी यहाँ पे कहना संभव नहीं है, लिखना संभव नहीं है। तो जो एग्जाम में पूछता है आपको टू द पॉइंट फैक्ट जो वो आपको दे देते हैं और स्टोरी बता के सुना देते हैं, ताकि आपको दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोरी कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में ना, वो कहीं ना कहीं बैक टू माइंड वो कहीं ना कहीं वो आपको स्टोर हो जाएगा। एग्जाम में जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाएगा। अगर एक बार वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, फिर रिवीजन में एक बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक कंडीशन में क्या था ना कि जैसे ताम्रलिप्ति पोर्ट के बारे में कहीं नहीं मेंशन किए हैं, तो वो है कि बस इतना सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो जैसे कि बता रहे थे कि वो क्या है कि वो आते हैं, वो आते हैं नॉर्थ वेस्ट से और लौटते हैं बे ऑफ बंगाल के थ्रू। तो जब बे ऑफ बंगाल में एक पोर्ट होता है वेस्ट बंगाल में, ताम्रलिप्ति पोर्ट, तो ताम्रलिप्ति पोर्ट के बारे में वो लिखते हैं कि ताम्रलिप्ति पोर्ट है बहुत ही मतलब डेवलप था और वो वहां से हम लोग बहुत जो हमारा साउथ ईस्ट कंट्रीज है, जो म्यांमार है, यहाँ म्यांमार है, बांग्लादेश और इधर जो भी कंट्रीज है ना, उसके साथ में हम लोग का ट्रेड बहुत अच्छा होता था उस ताम्रलिप्ति पोर्ट के थ्रू। तो बताए हैं कि मगध के समय में बहुत ही मतलब लोग अच्छे थे, वहां पे बहुत ज्यादा सिटी था, जो वहां के लोग कोई भी डेवलपमेंट में लोग चैरिटी करते थे। तो ऐसा बताए हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताए हैं फाइजान। अच्छा, ये जो जैसे कि कोई भी ब्लॉगर होता है तो अपना क्या करता है, अपना एक यूट्यूब पे अपना अकाउंट बनाता है, उस पर अपना डालते जाता है, उसको रॉयल्टी मिलता है वहां से। तो वो क्या करते थे ना, उस समय तो यूट्यूब था नहीं कि अपना डालते जाते, तो उसमें क्या किए, अपना एक ट्रेवल अकाउंट बनाए थे, उसको ट्रेवलॉग बोलते हैं, एक बुक होता है ना टाइप का। तो उसमें उनका बुक का नाम है फो क्यू की। कभी ये भी पूछ लेता है फो क्यू की, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा ना कि दो चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट है जो याद कर लीजिए कि चंद्रगुप्ता 2 के समय में फाइजान आए तो थे, लेकिन किस चीज को मेंशन नहीं किए हैं, 2 चीज को मेंशन नहीं किए हैं। एक तो चंद्रगुप्ता 2 को ही मेंशन नहीं किए हैं वो, कि चंद्रगुप्ता 2 के बारे में कहीं मेंशन नहीं है उनके ट्रेवलॉग में जो फो क्यू की है। और दूसरा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कोई मेंशन नहीं है उनके बुक में। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है ना कि चंद्रगुप्ता 2 के बारे में मेंशन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि मतलब कि ये भी हो सकता है ना रीजन, क्योंकि वो पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहते थे, ऐसा लोग हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं। बुक पढ़िएगा तो ऐसा मिलेगा आपको, अलग अलग हिस्टोरियंस ऐसा लिखते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, बेसिकली वो बुद्धिज्म को पढ़ने आए थे। अच्छा, तो आप कह सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं लिखे हैं, तो नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय में था ही नहीं, उतना ज्यादा यूनिवर्सिटी था ही नहीं, वो एक तरह से बुद्धिस्ट का मोनास्ट्रीज था। नालंदा यूनिवर्सिटी तो कुमार गुप्ता बनाया है ना, तो वो तो चंद्रगुप्ता 2 के बाद में आया है कुमार गुप्ता, तो वो इसलिए नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखे हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फाइजान किस के बारे में लिखे हैं, तो लगता है कि हाँ लिखे तो होंगे। हेनसंग जो हर्षवर्धन के टाइम पे आए हैं गुप्ता के बाद में, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखे हैं, क्योंकि उस नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, छोटा पॉइंट है। जैसे देखिए हेनसंग के बारे में यहाँ पे तो हेनसंग के बारे में यहाँ पे तो लिख दिए हैं कि हेनसंग है जो हर्षा के समय में आए हैं, हर्षवर्धन के समय में आए हैं। इनके ट्रेवल अकाउंट को सी यू की इनको बोलते हैं। तो याद रखिएगा हेनसांग सांग से सी, फाहियान फो, एफ से फाहियान, एफ से फो, फाहियान एफ से फाहियान, एफ से फो, याद रखिएगा। सांग से सी, ऐसे याद हो जाएगा, सी यू की। उसके बाद देखते हैं कि हेनसांग है ना जो नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब किया, जैसा भी बताए हैं। अच्छा, तो हेनसांग डिस्क्राइब करते हुए बताए हैं कि यहाँ पे
3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। यहाँ पे फ्री बोर्डिंग था, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग एजुकेशन था। नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्री था, किसी चीज का कोई कॉस्ट नहीं लगता था फ्रेंड्स, रहने का, खाने का, पढ़ने का, हर चीज का फ्री। तो आप क्वेश्चन पूछिएगा कि फ्री था तो उसका चार्ज भी कौन करता था? तो उस समय के जो राजा थे कुमार गुप्त, जो थे कुमार गुप्त, वो क्या किए थे, 100 से 200 विलेज थे, उसको उसका जो टैक्स वगैरह जो आता था ना वो दे दिए थे, इसका नालंदा यूनिवर्सिटी को दे दिए थे कि आप लोग टैक्स वगैरह लीजिए, उससे जो भी खर्चा होगा अपना चलाइए। 100 से 200 विलेज दे दिए थे। तो वो है जैसे कि देखिएगा कि इसको नालंदा का मतलब ही होता है गिवर ऑफ नॉलेज। नालंदा का मतलब इसको फोकस ऑन डिस्कशन, जो उस समय में जो एजुकेशन था ना फ्रेंड्स, वो डिस्कशन पर फोकस करता था। आज तो हम लोग बेसिकली बुक वार्म हो गए हैं, किताब पढ़ते हैं और रटते मतलब चले जाते हैं। उस समय का जो था, कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम पर लेकर के बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह डिस्कस करते थे, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं। डिस्कशन जो बोलते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन, उस पर ज्यादा फोकस हुआ करता था। पैट्रोनाज भाई, मैंने कि पैट्रोनाज भाई क्या कौन कौन सा पैट्रोनाज किए हैं, कुमार गुप्ता बनाए हैं इसको, जैसा कि बताएं आप लोग को। उसके बाद हर्षवर्धन, कुमार गुप्ता के बाद जो आए हैं हर्षवर्धन भी पैट्रोनाइज किए हैं। और बिहार बंगाल में जो पाला जो रूल हुआ करते थे, पाला किंगडम का, तो वो भी इसको पैट्रोनाइज किए हैं बाद में। मतलब कि 100 से 200 विलेज दिए हैं कुमार गुप्त, और वो ये सब भी देते चले गए हैं इनको, मतलब कि जितना भी विलेज का टैक्स वगैरह आता है सब ये लोग भी देते चले गए हैं। फिर देखिएगा ना कि यहाँ पे टीचिंग दो तरह का चीज का टीचिंग मिलता था। एक तो मिलता था रिलीजियस टीचिंग, एक जनरल टीचिंग मिलता था। जनरल टीचिंग मतलब क्या, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, तो उस समय में लॉजिक्स पढ़ाया जाता था। लॉजिकल रीजनिंग नाम नहीं था, लॉजिक्स पढ़ाया जाता था। लॉजिक मैंने कि किसी चीज का लॉजिक कैसे लगाना है, तो लॉजिक्स पढ़ते थे। मेडिसिन पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे हम लोग, तो तरह तरह की चीज उसमें जनरल में भी पढ़ते थे, जनरल में भी। और रिलीजियस में भी तो जानते करते हैं ना, रिलीजियस में हो गया कि जैसे कि कोई वेदास वगैरह हो गया, बुद्धिज्म का महायान है, हिनयान है, अलग अलग फिलोसफी जो था वो सब फिलोसफी पढ़ते थे, यहाँ पर रिलीजियस में हो गया। बेसिकली ये जो सेंटर था ना, ये सेंटर था महायान का सेंटर था। ये सेंटर था जैसे कि बुद्धिज्म को टूटता है ना, जैन बुद्धिज्म महायान हिनयान में टूटता है ना फ्रेंड्स, तो महायान का ये सेंटर ज्यादा था, हिनयान का नहीं था। लेकिन हिनयान फिलोसफी भी पढ़ा जाता था, याद रखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह देख लीजिए। यहाँ पे जो मेन प्रोफेसर थे उनका नाम था धर्मपाल था, शीलभद्र था, ये यहाँ पे अस्थिरमती था, दिन गंगा था, ये सब इनका मेन हेड थे। और जो ये धर्मपाल जो देख रहा है ना, बाद में चल करके इसके हेड बन जाते हैं। तो रहते तो हैं शुरू में लेक्चरर, लेकिन बाद में चल करके उसके हेड बन जाते हैं धर्मपाल। ये आपको बता दिए नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, और फैजान के बारे में, हेनसंग के बारे में बता दिए हैं। अच्छा, गुप्ता फॉल कैसे होता है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं, रीजन लिख दिए हैं कि हुन्स अटैक करते हैं, बिग सक्सेसर और लैंड ग्रांट पे देते हैं, ये 3 रीजन रहता है। अच्छा देखते हैं हुन्स अटैक के कारण गुप्ता कैसे टूट जाता है। तो आपको बताए थे कि कुमार गुप्ता के समय में चंद्रगुप्ता 2 जो विक्रमादित्य होते हैं, उनके बेटे, उनके बाद में जो कुमार गुप्त होते हैं, वो जब रूल करने आते हैं तो उनके लास्ट में, कुमार गुप्ता के लास्ट टाइम पे क्या होता है, हुन्स का अटैक धीरे धीरे चालू हो जाता है। हुन्स आए कहां से हैं, आपको बताया है कि हिंदू कुश के नॉर्थ वेस्ट में एक ऑक्सस नदी बहती है, तो ऑक्सस नदी या हिंदू कुश के बीच वाले रीजन है, वहां पे हुन्स रहा करते थे। तो हुन्स वहां से आए हैं धीरे धीरे, मतलब कि पहले आए अफगानिस्तान में, वहां पे लूट लिए सबको। वो एक तरह से थे ना कि मतलब कि घुमंतू टाइप के, जो मतलब कि अपना जानवर को चलाते थे इधर उधर, उनको कृषि के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। तो वो सब आए हैं धीरे धीरे। और कुमार गुप्ता के लास्ट टाइम पे क्या हुआ ना, धीरे धीरे अटैक करना चालू किए हुन्स। तो देखिएगा ना कि कुमार गुप्ता का जो टाइम रहा है, मतलब कि गुप्ता काल में, बहुत ही गोल्डन एज रहा है। उस टाइम पे किसी का ज्यादा अटैक नहीं हुआ, हुन्स अटैक लास्ट में चालू किए ना, इस कारण से पूरा जो पीरियड माना जाता है ना कुमार गुप्ता का, बहुत ही पीसफुल माना जाता है इस टाइम। इसलिए वो उस एज को बहुत ही गोल्डन एज बोला जाता है। उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर पीक पे था फ्रेंड्स, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को दूसरे टाइम पे डेवलप हुआ ना, कुमार गुप्ता के टाइम पे ही। लेकिन जैसे कुमार गुप्ता का इंड जैसे हुआ ना, जो उसका पीरियड जैसे इंड होता है ना, जैसे स्कंदगुप्त आते हैं तो हुन्स का अटैक ज्यादा हो जाता है। तो कुमार गुप्त के लास्ट टाइम से अटैक चालू हो जाता है, लेकिन जब स्कंदगुप्त आते हैं कुमार गुप्ता के बाद, तो वहां से हुन्स का अटैक बहुत ही तेज हो जाता है। हालांकि स्कंदगुप्त होते हैं जो कुमार गुप्त के तरह ही अपने टेरिटरी के बचाने में सक्षम रहते हैं, अपने टेरिटरी को कहीं भी घाटने नहीं देते हैं टेरिटरी को। लेकिन अटैक करते करते इतना अटैक होता है ना हुन्स का, इतना अटैक होता है उनका कि इनका जो रिसोर्स रहता है ना बहुत ही घट जाता है। अब आपके पास मान लिया कि आपको कोई अटैक कर रहा, अपने आप को सुरक्षित बचा रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा होगा ना पैसा, आप उसके लिए जो भी खर्चा कीजिएगा, तो उनका जो कोस्ट था ना बहुत ही घट गया। वहां से जो रेवेन्यू वगैरह आया, रेवेन्यू जो आता था मेन वॉर में ही चला जाता था। इस कारण से देखिएगा स्कंदगुप्त के बाद जितना भी जो रेवेन्यू था ना बहुत ही घट गया। तो उनके पास पहले तो पैसा नहीं था, उनके पास स्कंदगुप्त के बाद पैसा नहीं था, और उसके बाद हुन्स का अटैक भी तेज हो गया। स्कंदगुप्त के बाद जो रूलर आए वो भी वीक रूलर आ गए, तो इस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया कि जो पूरा किंगडम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो आप देख लीजिए कि हुन्स का अटैक के कारण कैसे हो गया। अच्छा देखिएगा ना,
स्कंदगुप्त के बाद आपको बताए थे हुंस में कि तोरामाना नाम के एक हुंस का बहुत बड़े रूलर थे। 2 रूलर हुए हैं हुंस में जो बहुत ही ग्रेट रूलर हुए हैं। एक तो तोरामाना ही थे जो कि इंडिया में मतलब कि स्कंदगुप्त के बाद स्कंदगुप्त का जो रूल खत्म हो जाता है, देखिएगा मतलब 1455 एडी के आसपास जब स्कंदगुप्त का रूल जब खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है ना कि हुंस फाइनली इंडिया में अपना जमीन को कैप्चर करने में सक्षम हो पाते हैं और वो तोरामाना ही होते हैं जो यहाँ पे रूल करते हैं। लेकिन तोरामाना का जो बेटा होते हैं बाद में आई थिंक नाम रहता है, आई थिंक मिहिरकुला आई थिंक नाम रहता है, आई थिंक हाँ मिहिरकुला नाम रहता है तोरामाना के बेटा का। वो भी अपना यहाँ पे राज करते रहते हैं, लेकिन फिर उनके बाद धीरे धीरे हुंस कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लेटर गुप्ता होते हैं ना, जो गुप्ता के जो बाद के जो रूलर होते हैं, तो वो सब धीरे धीरे क्या करते हैं ना अटैक कर करके हुंस को कभी कभी हराते हैं। और एक मालवा रीजन का भी एक कुछ रूलर थे जो गुप्ता का फेडरेटरीज थे, बाद में वो लोग भी अटैक करते हैं हुंस पे, और गुप्ता का जो रूलर रहते हैं बाद में जो कमजोर जो रूलर रहते हैं वो भी अटैक करते हैं। तो धीरे धीरे उनका बेटा जो मतलब हुंस का जो बेटा होते हैं, तोरामाना का जो बेटा होते हैं मिहिरकुला, वो धीरे धीरे हार जाते हैं और उसके बाद हुंस का यहाँ से धीरे धीरे खात्मा हो जाता है। अच्छा, कभी क्वेश्चन ये पूछता है गुप्ता का लास्ट रूलर कौन है, तो विष्णुगुप्त, याद कर लीजिए कौन सा है, विष्णुगुप्त है लास्ट रूलर। तो इस कारण से हुंस का अटैक, बिग सक्सेसर, 2 चीज समझ में आ गया। लैंड ग्रांट जैसे देखिए आपको पढ़ाए थे, भूलिएगा मत कि सबसे पहले लैंड ग्रांट चालू कौन किए हैं, सतवाहना लैंड ग्रांट चालू किए हैं और वहीं से वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को देना चालू कर दिए। इनका भी वही हाल था, ये भी किसी को लैंड दिए ना, किसी ब्राह्मण को किसी को लैंड दे रहे हैं, बाद में देखेंगे आगे जाकर के, तो क्या करते थे ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ में लैंड दे देते थे। अगर वहां पे माइनिंग हो रहा है तो माइनिंग जो माइंस निकलता है, मिनरल्स निकल रहा है, मिनरल्स के साथ में दे देते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। और कहीं पर साल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, देखिएगा आप जब पढ़िएगा तब जब आपको पढ़ाए थे मगध के टाइम पे तो बताए थे साल्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब चीज पे जो किंग था उसका पावर हुआ करता था, सेंट्रलाइज पावर था ये सब चीज पे, किसी का मोनोपोली नहीं हुआ, मतलब सेंट्रल का मोनोपोली हुआ करता था उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे देखिए लैंड ग्रांट दे रहे हैं, साथ में जो हम मिनरल्स है या साल्ट है वो सब के साथ में पावर दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं लैंड ग्रांट, तो कमजोर होते चला जाएगा ना। इस कारण से धीरे धीरे तो रेवेन्यू घट रहा और लैंड ग्रांट दे रहे हैं तो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। अब इतना मेन थ्योरी था, मेन फिलोसफी था फ्रेंड्स। उसके बाद सारा फैक्ट है आपको हम एक बार बता देते हैं। जैसे देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा तो हाईली डिसेंट्रलाइज था। मौर्य के समय में क्या था कि मौर्य के समय में अगर किसी को अटैक किए तो ऐसा नहीं है कि अटैक करके छोड़ दिए, नहीं, अटैक करके पूरा अपना रूलर इस्टेब्लिश करता था लोकल एरिया में। यहाँ पे ऐसा गुप्ता के टाइम पे ऐसा नहीं था। गुप्ता जो थे बिहार, बंगाल और ये यूपी वाले आसपास में रीजन में ही मेन उनका सेंटर था, जहाँ पे उनका अपना रूलर हुआ करता था, अपना किंगडम चलता था उनका। बाकी रीजन में जैसे कि साउथ में भी कुछ में कहीं कहीं रूल किया, नॉर्थ वेस्ट में कहीं कहीं रूल किए हैं, तो वहां पे क्या करते थे गुप्ता कि किसी को हरा दिए और उसी को अपने फेडरेटरीज बना के वहीं पे छोड़ दिए कि तुम ही रूल करो, तू हमको बस टैक्स पहुंचाते रहो, अपना मेरा लॉ को मानो और टैक्स पहुंचाते रहो, मेरा जो सुवेरेनिटी है उसको एक्सेप्ट करो। इस तरह से करते थे। तो गुप्ता क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया ना। ये सेंट्रलाइज पावर कहाँ हुआ, आपका अलग फेडरेटरी है जो रूल कर रहा है, तो ये डिसेंट्रलाइज पावर था। ये टूटने का एक रीजन ये भी है कि सेंट्रलाइज पावर नहीं था तो कंट्रोल छूटते चला गया, रूलर भी धीरे धीरे वीक होते चला गया, और डिसेंट्रलाइज था इस कारण से अलग अलग फेडरेटरीज था, वो अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, धीरे धीरे रूल टूट गया। एक रीजन ये भी हो सकता है। किंग देखिए, किंग असिस्टेड बाई मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडलम, मंत्रिमंडलम हुआ करता था जैसे मौर्य में था, उस तरह से यहाँ भी है। कुमारा मात क्या करते थे, कोई भी रिक्रूटिंग है ना, कोई भी मतलब कि कहने का मतलब है कि चीफ कैडर थे रिक्रूटिंग हाई ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता था ना, उसके चीफ को बोलते थे कि कुमारा मात्य। अच्छा, संधि विग्रह नाम से ही मैं समझ में आ रहा है, संधि माने कि सुलह कराना, संधि विग्रह मतलब क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ पीस एंड वार। फर्स्ट ये जो पोस्ट जो है संधि विग्रह का पोस्ट है, मौर्य के समय में नहीं था, ये हम लोग का गुप्ता के समय में आया है संधि विग्रह का पोस्ट। तो संधि विग्रह सबसे पहले कहाँ मिलता है हमको, कौन सा रूलर के बारे में मिलता है कि संधि विग्रह का पोस्ट सबसे पहले अपेयर हुआ था, तो वो समुद्रगुप्त के समय में, ऐसा लगता है कि समुद्रगुप्त के समय में ही संधि विग्रह का पोस्ट क्रिएट होता है, वहां से चालू होता है संधि विग्रह का पोस्ट। और सबसे पहले संधि विग्रह का पोस्ट किनको दिया जाता है, जो इनके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन थे, उनको दिया जाता है संधि विग्रह का पोस्ट। उसके बाद देखते हैं महाप्रतिहारी, जो रॉयल पैलेस हुआ करता था ना, जहां राजा जिस महल में राजा रहते थे उसके चीफ होते थे ये महाप्रतिहारी। उसके बाद डंडा पासिका, तो डंडा पासिका समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, डंडा मतलब कि डंडा लेके जो रूल चला रहा है, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस हो गया ये। विनय स्थिति स्थापक, अच्छा आप अनुनय विनय कहाँ करने जाते हैं, हे ईश्वर सुन लीजिए, अभी ओ माय गॉड मूवी आया हुआ है ना, महाकाल सब अच्छा हो शुभ हो, तो कहाँ जाते हैं आप, मंदिर में ही जाते हैं ना विनय अनुनय करने। तो विनय स्थिति स्थापक, जो विनय जो होना उसको स्थापित करेगा कौन, रिलीजियस अफेयर्स। महापिलुपति, महा माने महान, पिल्लू मतलब पिल्लू मकर होता है ना, पिल्लू मकर हिंदी में पिल्लू मकर कहते हैं छोटा छोटा, तो छोटा नहीं, महापिल्लू मतलब कि एक तरह से कहिए कि माने कि एलिफेंट, हाथी भारी भरकम होता है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए।
महाअश्वापति। तो अश्वा माने समझ में आता है ना, महाअश्वा, अश्वा माने क्या होता है, घोड़ा, तो घोड़ा माने कैवेलरी चीफ। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसका हेड कभी पूछ, जैसे पूछ लेता है कि प्रोविंस को क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे, सिटी को, विलेज को क्या बोलते थे, उसका हेड कौन होते थे। तो जैसे देखिए भुक्ति हो गया या भोगा हो गया, प्रोविंस को बोलते थे, इसके हेड कौन है, उपारिका या भोगापति, भोग से भोगापति या उपारिका ऊपर वाला। ये विषया कौन है, विषया डिस्ट्रिक्ट को विषया बोलते थे उस समय में, विषयापति या आयुक्ता होते थे जो इसको हेड होते थे। विथिका या नगर, विथिका या नगर, इसको सिटी बोलते थे, या इसको हेड कौन होते थे, नगरापति या पूरा पाला। और ग्राम को बोलते थे विलेज, और इसका हेड को बोलते थे ग्राम नहीं, तो ग्राम नहीं तो याद हो जाएगा। और ये भोगा और भुक्ति भी याद हो जाएगा, क्योंकि भोगेगा कौन, जो सबसे ऊपर रहेगा वही ना भोगेगा, तो प्रोविंस है तो भोगेगा आराम से, भोगापति या ऊपर का पति, जो ऊपर जो रहता था सबसे ऊपर, ये हो गया, नीचे वाला याद हो जाएगा। विषया याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो विषया है वो याद कर लीजिएगा ट्रिक से, कि विषया से विषयापति, आयुक्ता हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट से होता था। और विथिका, तो विथिका याद कर लीजिएगा, ऊपर वाला विषया है डिस्ट्रिक्ट का, सिटी वाला विथिका है, विषया विथिका, यहाँ से याद हो जाएगा। और उसके बाद सेना भत्ता मतलब क्या होता था ना, उस समय ऐसा रूल था कि अगर आपका घर, आप अगर जनता नॉर्मल पीपल है जो रह रहे हैं गुप्ता के टाइम पे, अगर उसका आर्मी अगर पास करेगा, जो मेन रॉयल आर्मी अगर आपके घर के पास से पास करेगा, तो उसको आपको खाना खिलाना पड़ेगा, ये आपका रूल था वहां पे। तब पीपल फेड द आर्मी फ्रॉम वेयर इट पासेस, तो ये इसको बोलते थे सेना भत्ता बोलते थे, कि सेना भत्ता दे रहे हैं। बिस्टी क्या था, बिस्टी था कि फोर्स लेबर होता था, जैसे रॉयल आर्मी के लिए या रॉयल ऑफिसर्स के लिए या किंग के लिए, कोई हमको फोर्स लेबर कर रहा है, अगर किंग का कोई काम है तो हमको जाके फ्री में करना पड़ेगा, तो इसको बोलते थे बिस्टी मैंने फोर्स लेबर हो गया एक तरह से। अच्छा, अगर हारा या देवर, अगर हारा लैंड ग्रांट्स था, ये पूछेगा कि अगर हारा क्या है, तो लैंड ग्रांट्स था जो कि गुप्ता के समय में दिया जाता था, किसको, ब्राह्मण्स को बेसिकली। और देव अग्रहारा क्या था, जो बाकी लोगों को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, जैसे कि कोई सेकुलर पर्सन हो गया, जैसे कि क्या है सेकुलर पर्सन, माने कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई जैसे कि कोई मिनिस्टर है, कोई फ्यूडेटरीज है, कोई किसी का, हाँ क्या करें, हाँ कोई मतलब कि कोई उसके कोर्ट में कोई दरबारी रह रहे हैं, वो कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड है, कोई स्कॉलर है, तो किसी को भी सेकुलर पर्सन माने धर्म से रिलेटेड नहीं हो, तो उसको बोलते थे देव अग्रहारा। फिर उसके बाद सोसाइटी देखते हैं, सोसाइटी कैसा था, तो सोसाइटी में देखते हैं अस्पृश्य नाम का एक वर्ड वहां से जनरेट होता है गुप्ता के समय से। अस्पृश्य का माने होता है अछूत, माने कि छुआछूत, माने कि यूज फॉर द अनटचेबल्स, माने कि छुआछूत के लिए अस्पृश्य एक वर्ड हम लोग का यूज करना चालू कर दिए गुप्ता के समय में। वुमेन का पोजीशन बहुत ही खराब हो गया था फ्रेंड्स वहां पे, क्योंकि गुप्ता के समय में, क्योंकि पॉलीगमी वगैरह स्टार्ट हो गया था, माने एक ही लोग से बहुत, एक ही वुमेन से, मतलब कि एक राजा है जो बहुत लोग से, मतलब बहुत रानियां से शादी कर रहे हैं, अब कॉमन लोग भी करना चालू कर दिए थे, चाइल्ड मैरिज वगैरह होना चालू हो गया था, कम एज में ही चालू होना चालू हो गया था। तो ये सब वुमेन सोसाइटी में, ये सब तो हम लोग सोसाइटी हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स। तो सोसाइटी में देख लीजिए, अभी सोसाइटी में कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सती का पहला एग्जांपल हम लोग गुप्ता टाइम से ही हमको मिलता है, इसके पहले सती का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गुप्ता के टाइम पे सती चालू होता है ऐसा माना जाता है 510 एडी में। ऐसा मिला कहाँ है ऐसे, तो एक एमपी में एक जगह है ईरान एक जगह है, IRAN ईरान नहीं, जो कंट्री है ईरान तेहरान वो नहीं, ERAN ईरान, एमपी में जगह है ईरान, वहां से ऐसा मिलता है कि गुप्ता के समय में सबसे पहले सती चालू होता है। एक मिलता कहां से, देखो एक इंस्क्रिप्शन है, ईरान एक जगह है एमपी में, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है, भानुगुप्ता का एक इंस्क्रिप्शन है। भानुगुप्ता में गुप्ता के टाइम पे, गुप्ता का एक रूलर है, तो भानुगुप्ता का एक इंस्क्रिप्शन मिला है ईरान से, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ये इसको ध्यान होगा। वैष्णविज्म उस समय बहुत फ्लरिश हो रहा था, बिकेम बहुत पॉपुलर हो गया गुप्ता के टाइम पे, और गॉड हो गया ना, केम विद देयर यूनियंस। तो यूनियंस मतलब क्या, गॉड केम विद देयर यूनियंस, मतलब कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि विष्णु है, तो विष्णु के साथ में लक्ष्मी को जोड़ के देखा जहाँ लगाई वो एग्जाम्पल दे दिए हैं। जैसे कि शिव के साथ में आपको जो पार्वती का जोड़ दिया गया, तो सबका अलग अलग ऐसा स्टैचू बनाया गया। आइडल वर्शिप यहाँ पर चालू हो गया, जैसे देखिएगा आइडल वर्शिप चालू हो गया। कॉमन फीचर्स क्या है हिंदुइज्म में, ये कॉमन फीचर्स हो गया, आइडल वर्शिप हिंदुइज्म में कॉमन फीचर्स। इसके पहले क्या करते थे, हम लोग आइडल वर्शिप ज्यादा नहीं करते थे, कहाँ इसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन यहाँ से मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा चालू हो गया, खासकर हिंदुइज्म में। तो ये इवोल्यूशन ऑफ वज्रायनिज्म और ये बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट यहीं से डेवलप हुआ है। जैसे कि हम लोग बताते हैं आपको कि जब पढ़ाए थे बुद्धिज्म पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बुद्धिज्म फर्दर टूट गया, ये बुद्धिज्म टूट गया हिनयान और महायान में। लेकिन बुद्धिज्म का और दो और सेक्ट है यहाँ पे, एक है हमको वज्रायनिज्म, एक तांत्रिक कल्ट है। तो ये दोनों जो बुद्धिज्म का ये दोनों जो सेक्ट है, ये दोनों जो उसका टूटा फर्दर ये, तो ये इस कब चालू होता है, गुप्ता के टाइम पे सब चालू होता है। तो ये देख लिए। इकोनॉमी देख लेते हैं, तो इकोनॉमी में क्या है कि लैंड जो उस समय था ना 5 कैटेगरी में क्लासीफाई होता था। ये एग्जाम में पीपीएस में पूछा हुआ है, इसमें से आई थिंक अपराहाता पूछा था, आई थिंक या कुछ ना कुछ तो पूछा है, आई थिंक अपराहाता ही पूछा था या खिला पूछा था, अपराहाता पूछा था।
तो पूछ लेगा कि लैंड 5 कैटेगरी में डिवाइडेड था और किसको क्या बोलते थे, जैसे क्षेत्र लैंड को क्या बोलते थे, क्षेत्र भूमि को क्या बोलते थे, समझ में आ रहा। क्षेत्र माने खेत, खेत माने जिसको कल्टीवेबल लैंड, जो जिसमें खेती हो सकता है। खिला, खिला से याद कर लीजिए, ट्रिक ट्रिक मतलब कि ऐसे क्या याद रखिएगा, खिला जो माने खिला नहीं सकता है हमको भोजन, भोजन जो खिला नहीं सकता है, खिला माने नहीं खिला, ऐसे याद रखिएगा। मैंने क्या बेस्ट लैंड, जो बेस्ट लैंड है क्या करे, हमको खिला नहीं सकता है भोजन, इसलिए याद कर लीजिए इस तरह। खिला मतलब नहीं खिला, खिला नहीं सकता है हमको। वास्तुशास्त्र माने वास्तु भूमि मतलब क्या, याद कर लीजिए। वास्तु से मैंने किसका, जिसमें घर बना सकते हैं, होता है ना, जिसमें घर बनाने से पहले वास्तु देखते हैं कि सही है कि नहीं, तो यहीं से वास्तु भूमि मतलब होता है जिसमें कि घर बना सकते थे, हैबिटेबल लैंड। चारागाह भूमि, चारागाह भूमि जिसमें जिसमें कि पास्चर लैंड, जिसमें कि चरा सकते हैं बैल बकरी किसी जानवर को। अप्रहाता, यही पूछा था, अप्रहाता मतलब कि अप्रहाता भूमि मतलब कि फॉरेस्ट लैंड, याद कैसे लगेगा, तो अप्रहाता जिसमें रहता, देखो इसमें आ रहा रहता, रहता आ रहा फ्रेंड्स, तो रहता मतलब क्या, रहता मान जिसमें कि पहले जंगल में, पहले आदि मानव लोग जिसमें जंगल में रहते थे, कहाँ रहते थे, पहले घर में नहीं रहते थे ना, पहले रहते थे जंगल में, तो मतलब फॉरेस्ट। याद हो जाए। खेत माने कल्टिवेबल, खिला माने जो खिला नहीं सकता है वेस्ट लैंड, वास्तु माने हैबिटेबल, चारा का तो हो ही जाएगा पास्चर, अप्रहाता माने रहता, रहता रहता माने कहाँ, फॉरेस्ट लैंड, ऐसे याद हो जाएगा। लैंड सर्वे उस समय में होता था फ्रेंड्स, तो उसको कहां से इन्फॉर्मेशन मिला है कि लैंड सर्वे हुआ करता था गुप्ता के समय में, ऐसा फैक्ट्स है, इसमें कुछ स्टोरी है नहीं, बस छोटा छोटा फैक्ट्स है। लैंड सर्वे होता था गुप्ता के समय में, ऐसा मिला है कहां से, पूना का एक पूना प्लेट से मिला है, जो कि प्रभावती गुप्ता का एक इंस्क्रिप्शन है, पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन और प्रभावती गुप्ता। तो ये हो गया पुस्तापाला। पुस्तापाला क्या है, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द लैंड ट्रांजैक्शंस इन द डिस्ट्रिक्ट। पुस्तापाला, पुस्तापाला में क्या है, पुस्तापाला, पुस्तापाला ऑल द रिकॉर्ड्स मेंशन करते थे पुस्तापाला में। तो ये हो गया लैंड, सॉरी क्या बोल रहे हैं, पुस्तापाला, पुस्तापाला जो था क्या करते थे, पुस्तापाला एक हेड हुआ करते थे, जितने भी रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस होते थे ना लैंड में, तो उसको रिकॉर्ड, अगर मान लो किसी को लैंड दे दिया गया किसी को कि आप इस पे मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस साथ में किसी को लैंड डोनेट कर दिया, तो उसका ट्रांजैक्शन वगैरह किसमें से कहां लैंड जा रहा, किस पे इसका ऑनरशिप है, ये सब पुस्तापाला मेंटेन करते थे। यहाँ पे देखिए कि 4 तरह का टैक्स हुआ करता था, जो एक होता था भागा, भोगा, बाली, अनुपरिका। तो भागा जो हुआ करता था, भाग जो हुआ करता था, भागा मैंने समझ रहा ना कि भाग मैंने राजा का जो भाग है उसको दे दो राजा को, माने कि राजा जो था उसका कस्टमरी शेयर था राजा का, कि कोई भी अगर प्रोड्यूस कर रहा है अनाज वगैरह, उसका 1/6 जो राजा का हिस्सा था, भाग था, राजा का भाग था या उसका हिस्सा था, ये हो गया। भोगा, भोग माने कि राजा के भाग नहीं था, राजा का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी वो भोगता था उसको, तो भोगा माने कि पीरियोडिक सप्लाई, माने कि जनता को पीरियोडिक सप्लाई में लगातार सप्लाई देते रहना पड़ता था। जो माली है वो फुल सप्लाई करेगा, जो जो मतलब लकड़ी का काम कर रहा है वो जलावन के लिए लकड़ी देगा, जो फल लगा रहा है वो फल पहुंचाता रहेगा, जो लेबर है वो लेबर जाके काम करेगा। तो भोगा माने कि राजा भोगता था, ये भाग का काम नहीं था, भोगने वाला काम था, याद करेंगे, ठीक बता रहे हैं वैसे से। बाली, बाली एक तरह का टैक्स था फ्रेंड्स, जो गुप्ता के पहले भी था ये, ओरिजिनली शुरू में क्या था ना ये, कि वॉलंटरी हम लोग लेते थे, मैंने वॉलंटरी, राजा वॉलंटरी मतलब कि मांगते थे कि किसी को माने तो दे दो, नहीं माने तो छोड़ दो, उस तरह से बाली टैक्स बोलते थे उसको। लेकिन बाद में क्या हो गया ना कि गुप्ता का लास्ट में जाते जाते क्या हो गया ना, कंपलसरी हो गया, बहुत ही माने कि बहुत ही तानाशाह टाइप के, मतलब कि इसको टैक्स को लगाने लग गया, तो ये बाली था ये। उपरिका, उपरिका मतलब क्या हो गया, सारे टैक्स के ऊपर में कुछ और टैक्स लगाएंगे, उसको उपरिका टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स हो गया। ट्रेड विथ रोमन्स उसमें में घट रहा था फ्रेंड्स गुप्ता के टाइम पे, अब और साउथ ईस्ट के साथ में ट्रेड बढ़ रहा था। याद कीजिए जब फाइजान पढ़ा रहे थे तो बताए थे, फाइजान के बाद ताम्रालिप्ति से फाइजान वापस लौटे थे, ताम्रालिप्ति हमारा ईस्ट कोस्ट पे है, वेस्ट बंगाल में, वहां से साउथ ईस्ट के साथ में ट्रेड बढ़ रहा था, तो वेस्ट के साथ तो ट्रेड घट रहा था, लेकिन इसके साथ तो ट्रेड बढ़ रहा था। कल्चर देखिएगा तो देखिएगा इसमें मेन 3 कल्चर में 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, रॉक कट केव, स्ट्रक्चरल टेंपल और स्तूपा, 3 चीज बनाया गया था गुप्ता के समय में बहुत ही लार्ज अमाउंट में। कल केव्स देखिएगा तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड बाग केव्स, ये बहुत ही फेमस है, जो बनाया गया था गुप्ता के समय में। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है, और बाग देखिएगा तो एमपी में आता है, यहाँ केव्स बनाया गया है पहाड़ के अंदर, गुफा में यहाँ पे है। स्ट्रक्चरल टेंपल देखिएगा तो बहुत सारा टेंपल है, लेकिन एक टेंपल यहाँ पे मेंशन किया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है, दशावतारा टेंपल, जो देवघर में है, झांसी के पास में, झांसी डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल है, और ये बेस्ट एग्जांपल है गुप्ता के टाइम का ये टेंपल में। स्तूपा देखते हैं फ्रेंड्स, तो स्तूपा में 3 स्तूपा है, मीरपुर खास है, धामेक है, रत्नागिरी है। तो मीरपुर खास है कहाँ है, सिंध में पड़ता है, धामेक कहाँ है, सारनाथ में, और रत्नागिरी कहाँ है, उड़ीसा में। अब बार बार मल्टीपल टाइम्स पूछा, एक टाइम नहीं मल्टीपल टाइम्स पूछा धामेक के बारे में, धामेक का स्तूपा कहाँ है, हर एग्जाम में लगभग कोई एक ने एक बार पूछा हुआ है, धामेक का स्तूपा कहाँ है, ये सारनाथ में है, ये यूपी में है, ये याद कर लीजिए। उसके बाद सीटेड बुद्धा का इमेज जो बना है सारनाथ में, बुद्धा का एक सीटेड फोटो है, जो बैठा हुआ फोटो है, ये कहां से मिला है आपको, सारनाथ से, भी सारनाथ से मिला है। लेकिन इसमें बैठ करके बुद्धा क्या कर रहे हैं, ये धम्मा को प्रीच कर रहे हैं इसमें बुद्धा।
और उसके बाद फिर ये गुप्ता के समय का पेंटिंग कहाँ कहाँ से मिला है, तो गुप्ता के समय का पेंटिंग दो जगह से मिला हम, खास करके अजंता से मिला है और बाघ से मिला है। जो अजंता केव्स है ना, इस केव्स में कुछ कुछ पेंटिंग मिला है जो गुप्ता का टाइम का पेंटिंग है। और जो बाघ केव जो है, जो बाघ केव जो एमपी का है, वहां से भी कुछ कुछ पेंटिंग मिला, एलोरा से पेंटिंग नहीं मिला है। अजंता एलोरा बाघ केव्स है जहाँ पे कुछ कुछ मूर्ति है, केव्स है, वो केव्स काट के बनाया गया था गुप्ता के समय में, लेकिन वहां पे कुछ कुछ पेंटिंग अजंता में और बाघ में कुछ कुछ पेंटिंग भी है। तो पेंटिंग भी हमारा कब का है, वो पेंटिंग भी हमारा गुप्ता का टाइम का ही है। तो इसे याद रखेगा। तो ये बुक्स है फ्रेंड्स। अब ये तो हो गया कि मतलब कि गुप्ता का हम लोग फर्स्ट सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, मतलब टेम्पल्स वगैरह हर चीज पढ़ चुके हैं। अभी गुप्ता का टाइम पे बहुत सारा चीज, जैसा बताएं आप लोगों ने कि आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, तो उसमें में बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं, भर भर के बुक्स लिखे गए हैं। बहुत सारे पोइट्री, बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारे मेडिसिन पे बुक्स, बहुत सारे फिलोसफिकल बुक्स, बहुत सारे सेक्स पे बुक्स, बहुत सब कुछ बहुत सारे लिखे गए हैं। तो देख लेते हैं उसको ना। जैसे कि कालिदास ही बहुत सारे ड्रामा और बुक्स पोएट्स लिख चुके हैं। जैसे कालिदास का इतना लिखा हुआ है, जैसे देखिए ऋतु संहारा कालिदास, मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम हो गया, रघुवंशम हो गया, ये मालविकाग्नि मित्रम हो गया, विक्रम उर्वशिया हो गया, अभिजान से कुंडलम हो गया। इतना कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, बस याद कर लीजिएगा, ट्रिक लगा के जैसे भी करके याद कर लीजिए। जैसे कालिदास के द्वारा लिखा गया तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, और बचपन से ही पढ़ रहे होंगे तो याद ही होगा आई थिंक। ये इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिएगा इसको। मुद्रा राक्षस देख लीजिए, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, ये बार बार पूछता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद फिर कुछ कुछ जैसे कीर्तर्जुनिया है, भरावी है। फिर उसके बाद देखिए काव्य दर्शा और दशा कुमार चरिता, ये दंडिन के द्वारा लिखा गया है। फिर मृच्छकटिकम ये शूद्रा के द्वारा लिखा गया। अच्छा, इसी के बारे में कहानी है फ्रेंड्स कि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा बुक है जो कि मतलब कि एक पुअर ब्राह्मण और ये एक जो कोर्ट में नर्तकी रहती है जो बसंत सेना, दोनों के बीच में लव स्टोरी पे लिखा हुआ है। तो ये बुक ही है, ये मृच्छकटिकम ही है जो शूद्रा के द्वारा लिखा गया है, और लव स्टोरी दोनों का वर्णन किया गया है इसमें। पंचतंत्र कौन है, विष्णु शर्मा हो गया। काम सूत्र के कौन लिखे हैं, बादशाह लिखे हैं। इसी पहला बुक है जो सेक्स पे लिखा गया है, ये काम सूत्र है। उसके बाद देखते हैं कि आर्यभट्ट कौन कौन सा बुक लिखे हैं, दो बुक लिखे हैं, आर्यभट्टिया और ये हमारा सूर्य सिद्धांत, दो बुक लिखे हैं, आर्यभट्ट लिखे हैं। और ब्रह्म सिद्धांत कौन लिखे हैं, तो ब्रह्म से नाम है ब्रह्म से ब्रह्मगुप्त, दो लिखे हैं, ब्रह्म से ब्रह्मगुप्त लिखे हैं, दोनों मैच कर जाएगा, देखिएगा नाम यहाँ पे। इसी को ट्रांसलेट किया गया अरबिक में, इसका टाइटल रखा गया है सिंध हिंद, अरबिक में ट्रांसलेट किया गया, उसका नाम रखा गया है सिंध हिंद रखा गया है। फिर देखिए पंच सिद्धांत का किसका है, पंच सिद्धांत का बृहद सिद्धांत का पंच सिद्धांत का बृहद जात का, लघु जात का, ये ब्राह्ममिहिर का द्वारा लिखा गया है। अष्टांगा हृदय समझ में आता है ना, हृदय माने हृदय, माने कि हृदय से कुछ ऐसा लग रहा है, मेडिसिन का ये है, बाघ भट्ट के द्वारा लिखा गया है ये। उसके बाद नवनीतकम किसके द्वारा लिखा गया है, इसका धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया है। और हस्त्या आयुर्वेदा किसके द्वारा लिखा गया है, पॉलकापिया के द्वारा लिखा गया है, हस्त्या आयुर्वेदा पॉलकापिया। ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, मतलब ये हो जाएगा। और मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में विलियम जोन्स के द्वारा। कभी पूछता है कि मनुस्मृति को इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया, तो विलियम जोन्स ट्रांसलेट किया है इसको, मनुस्मृति को। इसका किस नाम से ट्रांसलेट किया है, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। जैसे कि जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उसको इंडिया में राज करना था, तो इंडिया में राज करने के लिए तभी राज कर सकते हैं ना जब यहाँ का आर्ट एंड कल्चर को समझेंगे, तभी राज कर सकते हैं कि हम किस पे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारे इमोशन के साथ कोई तभी खेल सकता है ना जब उसको समझिएगा कि किसका इमोशन किस पे डिपेंडेंट है, किस चीज पे उसका इमोशन है। तो इसको समझने के लिए मनुस्मृति को समझ ली, मतलब कि पढ़ा वो, और उसको ट्रांसलेट कर दिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ, मैंने हिंदू लॉ का ये इंस्टीट्यूट्स है बुक, उसका नाम ऐसा रखा विलियम जोन्स। फिर अभिजान शकुंतला को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में कौन, विलियम जोन्स ने किया है। जो अभिजान शकुंतला वही जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, अभिजान शकुंतला ये वाला। उसके बाद फिर कालिदास। अच्छा ये बताइए कि इंडिया का मतलब कि शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये कालिदास है जिनको कहा जाता है इंडिया का शेक्सपियर। इंडिया का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है, तो इंडिया का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और शेक्सपियर नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आई थिंक थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बट ये आई थिंक गुप्ता खत्म हो गया सारा का सारा। इसके बाद एक लेक्चर और बचा है, तो वो भी मैं फिनिश कर दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।